हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी ने कहा है कि पैसा हाथ का मैल है और ये मैल कब किसके हाथ से चला जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो एक समय पर बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर और समृद्ध देशों की सूची में शुमार है। इन देशों ने शानदार प्लानिंग और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। कुछ देशों ने अच्छी प्लानिंग और विकास के दम पर पहचान बनाई है, तो कुछ देशों ने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर अपना डंका दुनिया में बचाया है। उदाहरण के तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को आप देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी कई देश मौजूद है जो कि एक समय पर काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देश में लोगों के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं बचा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नाउरू देश के बारे में, जो दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य देश भी है। सन 1980 के दशक में इस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम अमेरिका के लोगों से डबल थी। इसका नाम दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में गिना जाता था, लेकिन आज देश की 90% से ज्यादा जीडीपी बर्बाद हो चुकी है। ये देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर है। लोग बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय पर जो देश बहुत सुंदर हुआ करता था, जिसके चर्चे दूर दूर तक मशहूर हुआ करते थे, वो देश आज बंजर हो चुका है। लेकिन आखिर नाउरू देश की ये स्थिति कैसे हुई? क्यों आज लोग नाउरू में रहना या जाना भी पसंद नहीं करते? चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर नाउरू देश की यह हालत कैसे हुई है। नाउरू माइक्रोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 12,500 के आसपास है। आज के समय में यहाँ के लोग मछली पालन, पशुपालन और कोकोनट की फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश में आने वाले शरणार्थियों के कैंप के तौर पर भी ये देश काम करता है, जिसके बदले ऑस्ट्रेलिया हर साल इसे कुछ मिलियन डॉलर्स की मदद करता है। लेकिन एक समय था जब यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल काफी अच्छा माना जाता था। यहाँ पर हर व्यक्ति काफी अमीर हुआ करता था। महंगी स्पोर्ट्स कार यहाँ आम बात हो गई थी। नाउरू की खोज सन 1789 में यूरोपियंस द्वारा की गई थी। दोस्तों, एक ब्रिटिश जहाज यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक उस पर सवार लोगों को हरा भरा एक आइलैंड नजर आया, जहाँ चारों तरफ पाम ट्रीज और सफेद रेत के समुद्री तट उन्हें काफी पसंद आए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि किसी का भी मन यहाँ बसने को कर जाए। इस आइलैंड नेशन को दोस्तों उस समय प्लेजेंट आइलैंड का नाम दिया गया। कुछ दशकों के बाद लोगों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू किया। उन्होंने कोकोनट की खेती के तौर पर सुअरों को पालना शुरू किया। विकास के बारे में उस समय यहाँ कोई भी नहीं जानता था। लोग बहुत ही साधारण जिंदगी यहाँ व्यतीत करते थे। यहाँ की आबादी 1000 से भी कम थी। धीरे धीरे लोगों को ये जगह पसंद आने लगी और यहाँ की जनसंख्या में मामूली वृद्धि देखने को मिली। 1899 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और प्रोस्पेक्टर एल्बर्ट फ्यूलर एलिस ने इस आइलैंड पर फॉस्फेट ओर की खोज की। असल में ब्रिटिशर्स यहाँ पर तेल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तेल का तो कोई भी स्रोत नहीं मिला, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया। असल में दोस्तों, इस आइलैंड पर डायमोनियम फॉस्फेट के विशाल भंडार मौजूद थे, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। इन फॉस्फेट को बनने में सैकड़ों सालों का समय लगता है। सदियों से बर्ड्स की पूप और अलगाई के कारण यहाँ के अयस्कों में फास्फोरस की मात्रा अच्छी खासी पाई गई। इनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के तौर पर या फिर एनिमल्स को फीड करने में, स्टील बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में, ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में और दवाइयां बनाने में किया जाता था। रिसर्च में ऐसा पाया गया कि नाउरू के 80% हिस्से में इस तरह के भंडार मौजूद हैं। तुरंत ही यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू करा दिया गया। माइनिंग के अधिकार जर्मनी को बेच दिए गए, क्योंकि उस टाइम नाउरू पर जर्मनी का अधिकार था। बहुत कम समय में ही यहाँ से 80 मिलियन मेट्रिक टन फॉस्फेट निकाल लिया गया। यहाँ पर शिपिंग पोर्ट्स, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरह से हार गया। इसके बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने यहाँ पर खनन का काम शुरू किया। नाउरू के लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के काम से खुश नहीं थे। नाउरू के लोगों का ऐसा मानना था कि असली प्रॉफिट तो ये बाहरी देशों के लोग कमा रहे हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने की स्थिति में नहीं थे। धीरे धीरे नाउरू फॉस्फेट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में यहाँ से भारी मात्रा में अयस्क भेजा जाने लगा। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान जापान नाउरू पर कब्जा कर लेता है, लेकिन इस युद्ध के अंत में जापान हार जाता है, जिसके बाद नाउरू पर फिर से ऑस्ट्रेलिया अपना अधिकार जमा लेता है। आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाउरू की आबादी केवल 600 की रह गई थी, लेकिन यहाँ पर माइनिंग का काम लगातार जारी रहा और देशों से भी लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आने लगे। माइनिंग से नाउरू अमीर होता जा रहा था। साल 1950 के दशक में नाउरू में क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र होने की मांग करते हैं। इसको लेकर देश में काफी विरोध प्रदर्शन होता है और नाउरू के लोगों के संघर्ष के आगे अंत में ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ता है। सन 1968 में नाउरू एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचाना गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिलने तक देश की 1/3 जमीन बंजर हो चुके थे। खनन के कारण देश की प्राकृतिक सुंदरता भी प्रभावित हुई थी। आजादी के बाद नाउरू की सरकार ने माइनिंग के सारे राइट्स अपने अंडर ले लिए। यहाँ पर फॉस्फेट और अधिक मात्रा में निकाला जाने लगा। पशुपालन, खेती बाड़ी या मछली पालन से जुड़े लोग भी माइनिंग के काम की ओर अट्रैक्ट होने लगे। दुनिया के कोने कोने में
फॉस्फेट बेचा जाने लगा। देखते ही देखते नाउरू अमीर होता चला गया। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। लोग एक लग्जरियस जिंदगी जीने लगे। सरकार भी अपने नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में प्रदान कर रही थी। लोगों के लिए सरकार ने मुफ्त में घर बनाए, बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ जैसी सारी फैसिलिटीज लोगों को मुफ्त में दी जाने लगी। सरकार ने लोगों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। ये देश एक जन्नत की तरह हो गया था। सरकार ने एयरक्राफ्ट और पानी के जहाज खरीदे। लोगों ने भी महंगी महंगी सुपर कार्स खरीदनी शुरू कर दी। शानदार होटल्स, रिजॉर्ट्स और गोल्फ कोर्स का निर्माण भी यहाँ पे कराया गया। सरकार दिल खोलकर पैसा उड़ाने लगी और यही गलती नाउरू को सबसे महंगी साबित हुई। नाउरू के लोगों ने हेल्दी फूड खाने के बजाय दोस्तों फास्ट फूड और जंक फूड को डेली रूटीन में शामिल कर लिया। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मोटे होने लग गए और नाउरू का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोगों वाले देशों की सूची में आ गया। डायबिटीज और अन्य बीमारियां भी यहाँ पर आम बात हो गई थी, जिसको लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी की थी। लेकिन नाउरू की आंखों पर तो मानो पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। साल 1980 का दशक नाउरू के लिए सबसे सुनहरा दशक माना जाता है। 1981 में अमेरिका के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $14,000 थी, तो वहीं नाउरू के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $27,000 थी, जो करीब अमेरिका से डबल थी। इन सब के बीच सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। न ही सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि फॉस्फेट के भंडार जब खाली हो जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे। देश में अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता तो विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर सकती थी। सरकार ने लोगों को सभी चीजें मुफ्त में देकर उन्हें बिल्कुल आलसी बना दिया। लोगों को बैठकर खाने की आदत लग गई। देश में स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी हो गई। ड्रग्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया। लोग दिन भर नशा करते और एक मस्ती भरी जिंदगी जीते। 1990 में नाउरू की GDP $1.3 बिलियन हो गई, जो इतनी कम आबादी वाले देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन साल 2001 में ये GDP का आंकड़ा गिरकर केवल 0.3% रह गया। देश की 90% इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने 1990 में ऑफशोर बैंकिंग की शुरुआत की और देश में 400 बैंक्स खोलने की मंजूरी दे दी। इन बैंक्स में दुनिया का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता था और अपने पैसे जमा कर सकता था। साथ ही देश ने अपनी नागरिकता देनी भी शुरू कर दी। इन सब के बीच सरकार ने एक बार भी मैनेजमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। देश में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। बिना घूस या रिश्वत के कोई भी काम यहाँ पे होता नहीं था। देखते ही देखते दोस्तों ये देश मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मशहूर हो गया। साल 2001 में अमेरिका और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव के कारण बैंकिंग का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ गया और 2005 में फॉस्फेट के भंडार भी खत्म हो गए। मतलब देश की आय का जो एकमात्र स्रोत था वो भी अब खत्म हो गया था। यहाँ बैंकों का दिवालिया निकलना शुरू हो गया। सेंट्रल बैंक ने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। देश की 90% आबादी बेरोजगार और गरीब हो गए। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार ने फाइनेंशियल आंकड़े सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया था। 1968 से 2002 के बीच नाउरू ने $3.6 बिलियन का फॉस्फेट निर्यात किया। इतने पैसों के दम पर 10,011 की आबादी वाला देश काफी कुछ कर सकता था। इस देश को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि यहाँ के वातावरण को भी काफी हानि हुई। देश की प्राकृतिक सुंदरता उजड़ गई, हरियाली पूरी तरह से खत्म हो गई और हर जगह सिर्फ बंजर जमीन रह गई। अगर नाउरू चाहता तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पर्यटकों को आकर्षित कर सकता था, लेकिन इस ओर नाउरू ने ध्यान ही नहीं दिया। आज सालाना 200 से भी कम लोग नाउरू घूमने जाते हैं। लोगों ने अब पशुपालन का काम शुरू कर दिया है। खनन के कारण देश की जमीन खेती बाड़ी के लायक नहीं रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शरणार्थियों के लिए यहाँ पर कैंप भी बनाए गए हैं और इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया हर साल नाउरू को $4.6 मिलियन की मदद देता है। लोग कोकोनट की फार्मिंग यहाँ पे करते हैं और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी यहाँ स्थापित हैं। इन सब के बावजूद देश की GDP केवल $133 मिलियन है। नाउरू से दुनिया के कई देशों को सीख मिली है। अपनी इकोनॉमी को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। भले ही आपके पास कितने भी भंडार क्यों ना हो, लेकिन एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करें, ना कि बिना सोचे समझे उसे खर्च करें। मिसमैनेजमेंट जहाँ होगा वहाँ नुकसान होना लाजमी सी बात है। विकास के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ये सभी बातें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अच्छी तरह जानती है। दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे कई देश आज अपनी इकोनॉमी के ऑयल के रिसोर्सेज के अलावा अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट कर रहे हैं। कई देश इसमें कामयाब हो चुके हैं तो कई देशों में काम अब भी जारी है। नेचुरल रिसोर्सेज एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज नाउरू की हालत इतनी खराब है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। देश में शिक्षा के बहुत अच्छे साधन मौजूद नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, जिसे अफोर्ड करना यहाँ के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही नाउरू धीरे धीरे पानी में भी समा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नाउरू जैसे आइलैंड नेशंस या समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। नाउरू देश का क्षेत्रफल भी हर साल दोस्तों कम हो रहा है। ऐसे में शायद वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के नक्शे से नाउरू का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और नाउरू कैसे अपनी ही गलती के कारण बर्बाद हो गया ये भी आप अच्छे से जान गए होंगे। नाउरू की इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला और आपको क्या लगता है नाउरू एक बार फिर से पुराने समय को वापस लाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन
में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।